वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम वाइटल साइंस के रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो नेक्स्ट वी हैव पल्स या पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर को भी वाइटल साइन में इंक्लूड किया गया है। सो व्हाट इज पल्स प्रेशर? The pulse is the wave of blood created by the contraction of left ventricle of the heart. यानी कि हार्ट की जो लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो वेव ब्लड का जो वेव क्रिएट होता है उसको पल्स कहा जाता है। The pulse wave represents the stroke volume output of the amount of blood that enter the arteries with each ventricular contraction. यानी खून की मिकदार each ventricular contraction जब हर टाइम वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस टाइम कितना मिकदार में ब्लड का जो वॉल्यूम है ब्लड हमारे आर्टरीज में इंटर होता है, तो उस वेव को उस प्रेशर को वेव को सिंपली पल्स कहा जाता है। सो पल्स रेट एंड हार्ट रेट मोस्टली सेम ही होते हैं, लेकिन माइनर डिफरेंशिएशन इनमें होता है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट रेट जो हार्ट की पंपिंग का रेट होता है, या सिंपली हार्ट रेट जो है हार्ट बीट को रिप्रेजेंट करता है, और यानी कि 1 मिनट में दिल की धड़कनों की तादाद, दैट इज हार्ट रेट। और पल्स रेट जो है हार्ट में वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक लहर क्रिएट होता है पेरिफ्रीज में। इसको हम पल्स साइड से डिफरेंट तरीकों से हम चेक करते हैं, पल्स साइड से चेक किया जाता है। तो पल्स रेट एंड हार्ट रेट सेम ही होते हैं, लेकिन सम टाइम ये एक दूसरे से डिफर होते हैं। सो हम कह सकते हैं पल्स रेट ऑल्सो कॉल्ड हार्ट रेट। Then we have compliance of arteries is their ability to contract and expand. When the person arteries lose their dispensability, as they can happen with age and greater pressure is required to pump the blood into the arteries. So arteries में ये ability होता है कि वो contract and relax हो सके। For example उनमें सिकुड़ने और फैलने की सलाहियत होता है, लेकिन जब एज इंक्रीज होता जाता है उनमें ये सलाहियत खत्म होता जाता है, यानी कि वो अपना एबिलिटी लॉस कर देते हैं और ज्यादा प्रेशर की जरूरत होता है ब्लड को आर्टरीज में पुश करने के लिए। So the pulse is the wave of blood created by the contraction of left ventricle of heart. The rate of pulse is expressed in the beat per minute. यानी पल्स किस तरह क्रिएट होता है, वेव ऑफ ब्लड होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हार्ट की फिजियोलॉजी की बात करें तो उसमें सबसे पहले जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ब्लड क्या होता है एओर्टा में चला जाता है। एओर्टा इज द लार्जेस्ट, हम कह सकते हैं लार्जेस्ट आर्टरी। देन उसके बाद एओर्टा डिफरेंट बॉडी की आर्टरीज को वो ब्लड सेंड करता है, फिर उसके बाद पूरे बॉडी में वो ब्लड चला जाता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की कंट्रक्शन के होने की वजह से आर्टरीज में एक वेव क्रिएट होता है, उसको पल्स कहते हैं, और इस पल्स को हम बीट पर मिनट में हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट वी हैव पल्स साइट्स। पल्स को चेक करने के लिए बॉडी में डिफरेंट साइट्स होते हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे। पल्स साइट में सबसे पहला है टेम्पोरल, यानी जो टेम्पोरल फोरहेड वाला आर्टरी है वहां से हम पल्स को चेक कर सकते हैं। देन है कैरोटिड। कैरोटिड मीन वो आर्टरी जो नेक से गुजरता है, नेक से भी हम पल्स को चेक कर सकते हैं। एपिकल यानी अबाउ द एपिक्स ऑफ द हार्ट, यानी जो एपेक्स पे पाया जाता है उस आर्टरी में। देन वी हैव ब्रेकियल। ब्रेकियल आर्टरी इनर एंड अपर आर्म में जो आर्टरीज है वहां से भी पल्स को चेक कर सकते हैं। देन वी हैव रेडियल। रेडियल जो रिस्ट में आर्टरी प्रेजेंट होता है वहां से भी हम चेक कर सकते हैं। देन है फीमोरल जो ग्रोइन एरिया में प्रेजेंट होता है। देन है पोप्लीटल यानी बिहाइंड द नी के जो बिहाइंड पिछला वाला हिस्सा है वहां से भी चेक कर सकते हैं। देन है पोस्टियल टिबिलिस बिहाइंड द इनर एकल। देन है डोर्सलिस पेडिस यानी टॉप ऑफ द फुट। फुट के टॉप पे जो आर्टरीज प्रेजेंट होता है वहां से भी पल्स को चेक कर सकते हैं। सो ये है डिफरेंट साइट्स फॉर पल्स। पल्स चेक करने के डिफरेंट मुख्तलिफ साइट्स होते हैं। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स, यानी कि पल्स की खुसूसियात क्या क्या होते हैं। तो 3 चीजें हैं, एक है रेट, दूसरा है रिदम, तीसरा है वॉल्यूम। सो रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में धड़कनों की तादाद। सो इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया किसे कहा जाता है? इन एक्सेसिव फास्ट हार्ट, फॉर एग्जाम्पल ओवर द 100 बीट्स पर मिनट, यानी अगर किसी का हार्ट रेट
100 से ऊपर चला जाए एक एडल्ट में, उसको टेकिकार्डिया कहा जाता है, यानी हार्ट रेट का इंक्रीज होना। फिर उसके बाद है ब्रेडिकार्डिया, द हार्ट रेट इन एडल्ट लेस देन 60 बीट पर मिनट, यानी एक मिनट में 60 से कम बीट आ जाए, उसकी दिल की धड़कन कम आ जाए तो उसको ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है। उसके बाद रिदम है, रिदम किसे कहा जाता है? रिदम रिफर टू द रेगुलरिटी ऑफ बीट्स, यानी जो हार्ट बीट्स होते हैं उनकी रेगुलेरिटी को हम क्या कहते हैं? रिदम कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि धड़कनों की बाकायदगी को हम रिदम कहते हैं। तो द पैटर्न ऑफ बीट्स एंड इंटरवल बिटवीन द बीट्स, यानी उनका पैटर्न किस तरह और इंटरवल किस तरह है, यानी एक बीट अगर 2 सेकंड में आ रहा है, दूसरा और तीसरा पूरा बीट जो है वो 2 सेकंड पे आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बीट्स के दरमियान 3-4 सेकंड का वक्फा है, एक बीट्स के दरमियान 2 सेकंड का वक्फा है, तो ये इरेगुलरिटी है। सो रेगुलर रिदम क्या है? इंटरवल बिटवीन द हार्ट बीट इज सेम, यानी दिल की धड़कनों के दरमियान जो वक्फा है वो सेम है, उसको रेगुलर रिदम कहा जाता है। और इरेगुलर रिदम, इंटरवल बिटवीन द हार्ट बीट इज डिफरेंट, यानी धड़कनों में जो वक्फा है वो मुख्तलिफ है। उसके बाद है इफ एन इरेगुलर इज प्रेजेंट द पल्स शुड बी कंटिन्यूड फॉर 1 मिनट, अगर इन बीट्स में इरेगुलरिटी प्रेजेंट हो तो हम 1 मिनट तक पल्स को काउंट करेंगे। उसके बाद है वॉल्यूम, द force of blood with each blood volume refer to fullness of arteries, also called pulse strength and amplitude, यानी वॉल्यूम हर धड़कनों के साथ खून का जो जोर होता है उसको वॉल्यूम कहते हैं, यानी कितना फुल ब्लड आर्टरीज से होके जाता है। वॉल्यूम से मुराद आर्टरीज का मुकम्मलपन या उसमें जो एम्पलीट्यूड है, यानी फोर्सफुल एंड हाउ स्ट्रॉन्ग, ब्लड कितना फोर्सफुल है और कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना फुल है, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ ब्लड इन आर्टरीज, वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है? कितने मिकदार में ब्लड खून हमारे आर्टरीज में प्रेजेंट होता है। इफ द आर्टरीज कंटेन लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड, फुलनेस आर बाउंडिंग इन वॉल्यूम, अगर हमारे आर्टरीज में जो ब्लड का जो मिकदार है वो ज्यादा है, तब उसको फुलनेस या बाउंडिंग इन वॉल्यूम कह सकते हैं। If the arteries contain normal volume of blood, that is called satisfactory and normal or strong, अगर आर्टरीज में ब्लड का जो वॉल्यूम है, मिकदार है, वो नॉर्मल है, तब उसको हम नॉर्मल या सेटिस्फैक्ट्री वॉल्यूम कह सकते हैं। If the volume of blood is decreased as by shock, the loss of fluid in the body, diarrhea, vomiting, and small weak pulse and treading absent, अगर लेस हो गया तो उसको वीक पल्स या वीक वॉल्यूम कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर पल्स जो है, ब्लड का जो वॉल्यूम है हमारे आर्टरीज के अंदर वो डिक्रीज होता है, किस वजह से डिक्रीज होता है? या तो डायरिया की वजह से, या तो वोमिटिंग की वजह से, या शोक या फ्लूइड लॉस होने की वजह से ब्लड का वॉल्यूम है आर्टरीज में वो डिक्रीज होता है, तब पल्स को स्मॉल वीक पल्स कहा जाता है या ट्रेडी कहा जाता है। सो राइट साइड पे एग्जांपल दिया गया, फुल एंड बाउंडिंग को हम 3+ देंगे, नॉर्मल पल्स को स्ट्रॉन्ग 2+ देंगे, अगर वीक और ट्रेडी पल्स हो उसको 1+ देंगे, अगर एब्सेंट हो, पल्स एब्सेंट हो या नॉन पल्पेबल है, हम उसको पल्पेट करेंगे, मगर पल्स नहीं आ रहा है तब हम उनको 0 देंगे। सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट वी हैव फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द पल्स रेट, यानी कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो पल्स रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, या तो पल्स रेट को कम करते हैं या तो ज्यादा करते हैं। सो सबसे पहला है एज, यानी कि एज भी क्या करता है? पल्स रेट को इफेक्ट करता है। किस तरह इफेक्ट करता है? तो जो एल्डर एडल्ट होते हैं तो उनमें जो पल्स रेट है वो कम होता है एज कंपेयर टू जो चिल्ड्रन है, उनमें जो पल्स रेट है वो ज्यादा होता है, क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सिंग का जो एबिलिटी है वो कम होता जाता है। इसके बाद है एक्सरसाइज, फॉर एग्जाम्पल जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब भी हमारा जो पल्स रेट है वो इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज में जो हमारा हार्ट रेट है या पल्स रेट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी को मोर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। फीवर, समटाइम फीवर भी इफेक्ट करता है पल्स रेट को, अगर समटाइम किसी को फीवर है तो पल्स रेट उसमें इंक्रीज होता है, तो ये भी इफेक्ट करता है। और कुछ मेडिकेशन होते हैं जो कि पल्स रेट को इफेक्ट करते हैं, या तो कम करते हैं या तो ज्यादा करते हैं।
देन वी हैव हाइपोवोल्यूमिया। हाइपोवोल्यूमिया का मतलब है कि वो कंडीशन है जो बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी, फ्लूइड लॉस होता है, या लाइक ब्लड या वाटर की लॉस, यानी रिमूवल ऑफ वाटर या लॉस ऑफ वाटर और ब्लड। तो खून की कमी या हमारे अंदर वाटर की कमी को हम हाइपोवोल्यूमिया कह सकते हैं। तो उसमें भी पल्स रेट इफेक्ट होता है। देन वी हैव स्ट्रेस। जब स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस वो कंडीशन होता है जब हम मेंटली टेंशन लेते हैं या मेंटल स्ट्रेन का शिकार होते हैं, तब भी हमारा पल्स रेट इफेक्ट होता है। समटाइम पल्स रेट इंक्रीज होता है। तो पोजीशन, कुछ ऐसे पोजीशंस होते हैं बॉडी के, फॉर एग्जांपल जब हम चलते हैं या खड़े हो जाते हैं, जब हम रेस्ट में होते हैं तो पल्स रेट इतना बढ़ा हुआ नहीं होता है इस कम्पेयर टू जब हम मूव करते हैं या वॉक करते हैं, तब पल्स रेट इंक्रीज होता है। तो ये भी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट वी है पैथोलॉजी, यानी कोई भी डिजीज कंडीशन हमारे बॉडी के अंदर ही, उसकी वजह से पल्स रेट इफेक्ट होता है। So next we have the normal ranges of pulse and respiration. So यहाँ पे नॉर्मल रेंज दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल एक न्यू बॉर्न है जिसमें पल्स रेट 130 है एवरेज, फिर 1 ईयर का बच्चा है 120 पर, 5 to 8 ईयर का है 100 है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ओल्डर एडल्ट है उसमें पल्स कम होता है एज कम्पेयर टू जो न्यू बॉर्न है, उनमें पल्स रेट ज्यादा होता है। क्योंकि न्यू बॉर्न में क्या होता है, ग्रोथ प्रोसेस ज्यादा होता है। तो ग्रोथ के लिए मोर ऑक्सीजन, मोर ब्लड और मोर न्यूट्रिशन की जरूरत होता है। इस वजह से उसका पल्स रेट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ओल्डर एडल्ट। एडल्ट में एजिंग की वजह से कंट्रक्शन और जो रिलैक्सिंग का वो जो एबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड का जो एबिलिटी है वो कम होता जाता है। इस तरह रिस्पायरेशन है ये न्यू बॉर्न में 35, देन 1 ईयर में 30, देन 5 to 8 ईयर में 19। ये हो के जो एल्डर एडल्ट है वो 16, या जो एवरेज है जो इसका रेंजेस है 15 to 20। सो दीज आर द नॉर्मल रेंजेस ऑफ पल्स एंड रिस्पायरेशन। नेक्स्ट वी हैव रिस्पायरेशन। सो रिस्पायरेशन क्या होता है, ये भी एक वाइटल साइन है। रिस्पायरेशन इज द एक्ट ऑफ ब्रीथिंग, यानी जो सांस लेने का अमल है, एक प्रोसेस है, उसको रिस्पायरेशन कहा जाता है। द मैकेनिकल एक्ट ऑफ ब्रीथिंग इन एयर, इंस्पिरेशन एंड एक्सपेलिंग ऑफ द एयर, एक्सपायरेशन फ्रॉम द बॉडी। यानी ये वो प्रोसेस है जिसमें हम ब्रीदिंग इन एयर, यानी एयर को हम इनसाइड द बॉडी लेते हैं, जिसको हम इंस्पिरेशन कहते हैं, और एक्सपेलिंग ऑफ द एयर, एक्सपायरेशन। यानी इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं रिस्पायरेशन। सो वेंटिलेशन इज ऑल्सो यूज रिफर द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट। तो इसके लिए हम वेंटिलेशन का भी वर्ड यूज करते हैं। वेंटिलेशन का मतलब हम एयर को, हवा को इनसाइड ऑफ द लंग लेकर जाते हैं, फिर आउटसाइड ऑफ द लंग लेकर आते हैं, उनको वेंटिलेशन भी कहा जाता है। सो इनहेलेशन या इनस्पायरेशन क्या होता है, इनहेलेशन इनस्पायरेशन में हम इनटेक करते हैं एयर को इनसाइड द लंग, यानी हम ऑक्सीजन को या एयर को लंग के अंदर लेकर जाते हैं, तो उसको हम इनहेलेशन या इंस्पायरेशन कहा जाता है। सो एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन किसे कहा जाता है, ब्रीदिंग आउट द मूवमेंट ऑफ द गैसेस फ्रॉम द लंग्स टू द एटमॉस्फेयर, यानी हम उस गैसेस को लंग से आउटर इन्वायरमेंट में हम उनको ट्रांसफर करते हैं, तो उसको एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन कहा जाता है। सो इनहेलेशन एंड जो एक्सहेलेशन है, दीज टू पार्ट्स ऑफ रिस्पायरेशन है। टाइप ऑफ ब्रीथिंग, देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के बेसिकली दो तरीके होते हैं। एक है कोस्टल थोरेसिक ब्रीथिंग। इसमें क्या होता है, involves the external intercostal muscle and accessory muscle. It can be observed by the movement of chest up and down. इसमें जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को यूज करके और डिफरेंट एसेसरी मसल को यूज करके ब्रीथिंग लेते हैं। इसको हम जो चेस्ट है, जो सीना है, उसकी अपवर्ड और डाउनवर्ड, यानी ऊपर और नीचे की तरफ डायरेक्शन में मूव करने से हम पता लगाते हैं। तो दिस इज कोस्टल एंड thoracic breathing. So second है diaphragmatic and abdominal breathing is involve the contraction and relaxation of diaphragm and it's observe the movement of the abdomen. सो डायाफ्राम क्या होता है, डायाफ्राम जो है ये प्राइमरी मसल्स होते हैं जो कि हेल्प इन ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में ये हेल्प करते हैं। या हम कह सकते हैं कि डायाफ्राम वो पार्ट है जो कि चेस्ट को सेपरेट करता है एब्डोमेन में, और ये ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं
और ये सांस लेने में भी हेल्प करते हैं। सो डायफ्रामेटिक एब्डोमिनल ब्रीथिंग का मतलब है कि उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से, डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से क्या होता है, ब्रीथिंग में हेल्प करता है। इसको हम एब्डोमेन की मूवमेंट से हम पता लगाते हैं या इनको हम ऑब्जर्व करते हैं। Next, we have physiology of breathing during inhalation. फिजियोलॉजी ऑफ ब्रीथिंग यानी ड्यूरिंग इनहेलेशन में कौन सा प्रोसेस होता है? इनहेलेशन में जब हम सांस को अंदर लेके जाते हैं, इनहेल करते हैं, so diaphragm contracts, flatten, the rib move upward and outward, and the sternum move outward, thus the enlarging of the thorax and permitting the lung to expand. ड्यूरिंग इनहेलेशन में डायफ्राम कंट्रैक्ट होता है, और रिब जो है वो अपवर्ड मूव करते हैं, ऊपर की तरफ मूव करते हैं और आउटवर्ड मूव करते हैं, और स्टेर्नम मूव करता है आउटवर्ड, वो भी बाहर की तरफ मूव करता है। और इस वजह से थोरेक्स का जो पार्ट है, चेस्ट का जो पार्ट है वो बड़ा होता है, इनलार्ज होता है। तो इस तरह एयर अलाउ होता है कि हमारे लंग पे चला जाए। तो एयर मूव इनटू द लंग, फिर लंग एक्सपेंड होते हैं। लंग एक्सपेंड होने की वजह से चेस्ट का साइज जो है वो बढ़ जाता है और लंग्स फुल ऑफ एयर, उस प्रोसेस को इनहेलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट वी हैव ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में कौन सा प्रोसेस होता है? इसमें डायफ्राम रिलैक्स होता है, जो डायफ्राम मसल से वो रिलैक्स होते हैं और रिप जो है वो डाउन डायरेक्शन और इनवर्ट डायरेक्शन में चले जाते हैं और स्टर्नम इनवर्ट मूव करता है। तो उसकी वजह से जो थोरेक्स का जो साइज है वो डिक्रीज होता है और लंग्स जो है कंप्रेस होते हैं। तो इसका नॉर्मल एग्जांपल एक बलून है, जो जब हम उसको इसमें हवा भरते हैं, जब हम उसको हवा भरते हैं तो ड्यूरिंग इनहेलेशन होता है, उसमें उसका जो साइज है वो इंक्रीज होता है। जब एक्सहेलेशन होता है, जब हम रिमूव करते हैं बलून से एयर को, तो वो एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है, इसका जो साइज है वो डिक्रीज होता है। सेम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का एग्जाम्पल लंग्स में होता है। सो नॉर्मल ब्रीथिंग इज ऑटोमेटिक एंड एफर्टलेस। जो नॉर्मल ब्रीथिंग है वो ऑटोमेटिक होता है, इनवॉलंटरी होता है, खुद ब खुद होता है, और जिसमें एनर्जी की जरूरत भी नहीं होती। एफर्टलेस, हम एफर्ट नहीं लगाते, ऑटोमेटिकली हम ब्रीथ करते हैं। तो कुछ टर्मिनोलॉजी थे रिलेटेड टू रिस्पिरेशन, फेल्ड वर्सेस टेकीपीनिया। पीनिया का मतलब ब्रीथिंग होता है, सो टेकीपीनिया में क्विक शैलो ब्रीथिंग, यानी टेकी का मतलब है ज्यादा होना। जब रिस्पिरेशन ज्यादा होता है तो उसको हम टेकीपीनिया कहते हैं। Then we have bradypnea, the abnormally slow breathing, यानी जब ब्रीथिंग स्लो हो जाए या कम हो जाए तो हम उसको ब्रेडीपीनिया कहते हैं। एपीनिया, एपीनिया का मतलब सिसेशन ऑफ ब्रीथिंग, यानी ब्रीथिंग का खत्म होना, बंद होना, सांस नहीं लेना, तो उसको मेडिकल में एपीनिया कहा जाता है। Then we have hyperventilation. So hyperventilation is overexpansion of lung characterized by rapid and deep breathing. तो इसमें क्या होता है कि फेफड़ों का ज्यादा फैलना तेज और गहरी सांस के साथ, तो उसको हम कहते हैं हाइपर वेंटिलेशन। डीप ब्रेथ भी होता है और रैपिड ब्रीथिंग भी होता है। देन है हाइपो वेंटिलेशन, सो अंडर एक्सपेंशन ऑफ लंग, शैलो रिस्पिरेशन। इसमें जो लंग्स का एक्सपेंशन है वो कम होता है और ब्रीदिंग जो है शैलो शैलो होता है, यानी कम ब्रीथिंग, हल्का हल्का सांस लेना। देन वी हैव Chinese fox breathing. इसमें क्या होता है? rhythmic waxing and waving respiration from very deep to very shallow breathing and temporary apnea. इसमें जो rhythmic waxing and waving होता है। So what is the meaning of waxing and waving? Increase या decrease in size, number, strength या intensity of respiration. So इसमें deep breathing भी होता है और shallow breathing भी होता है, और टेम्परेरी एपीनिया, बीच बीच में जो रिस्पिरेशन होता है वो एब्सेंट भी होता है, तो उसको कहा जाता है काइंड स्ट्रोक ऑफ ब्रीदिंग। देन वी हैव डिस्पीनिया, डिफिकल्टी एंड लेबोरेटरी ब्रीथिंग, यानी सांस लेने में जो डिफिकल्टी हो रहा है उसको कहते हैं डिस्पीनिया। देन वी हैव ऑटोपीनिया, एबिलिटी टू ब्रीथ ओनली द अपराइट सिटिंग पोजिशन, यानी वो एबिलिटी जो सीधे बैठ के या सिट पोजीशन में अगर वो एबल है कि सांस ले सके, तो उसको ऑर्थोपीनिया कहा जाता है।
तो ये था टर्म्स रिलेटेड टू रिस्पायरेशन। एक अनदर टर्म्स है जिसको हम यूपीनिया कहते हैं। तो ये था एबनॉर्मल अप एंड डाउन के बारे में। सो यूपीनिया इज द नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग या नॉर्मल रिस्पायरेशन को यूपीनिया कहा जाता है। नेक्स्ट वी हैव ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर भी वाइटल साइन का एक पार्ट है। सो ब्लड प्रेशर क्या है? आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज द मेजर द प्रेशर ऑफ ब्लड एक्सर्टेड द फ्लो थ्रू द आर्टरी। यानी ब्लड प्रेशर क्या है? ये ब्लड का एक प्रेशर है जो वॉल ऑफ आर्टरीज में जो प्रेशर क्रिएट होता है अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज, उस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। Blood pressure is measured the force of your heart used to pump the blood around the body। जब आपका हार्ट पंप करता है ब्लड को टुवर्ड योर बॉडी की तरफ, उस वक्त आर्टरीज में एक प्रेशर क्रिएट होता है, उसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। सो ब्लड प्रेशर को हम मेजर करते हैं mmHg यानी मिलीमीटर ऑफ मरकरी में, जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में होता है। सो फ्रैक्शन फॉर्म में किस तरह? एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। फॉर एग्जाम्पल एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखे 120/80, जो ऊपर वाला 120 है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है, और नीचे वाला जो 80 है उसको डायसिस्टोलिक कहा जाता है। So blood pressure measurement. The blood move in waves. There is two blood pressure measurement. So two blood pressure हमारे पास आते हैं, two parts होते हैं blood pressure के। एक है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दूसरा है डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसके रिजल्ट की वजह से पैदा होता है? जो कंट्रक्शन ऑफ वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो आर्टरीज पर जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो लेफ्ट वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन की वजह से या जब बीट टू बीट में वो रेस्ट करता है उसकी वजह से जो प्रेशर ब्लड का पैदा होता है उसको डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल 120/90, जो ऊपर वाला 140 है, 140/90। सो 140 इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड 90 मिलीमीटर ऑफ Hg इज डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नाउ वी हैव पल्स प्रेशर। जो पहला वाला हम लोगों ने जो पढ़ी थी वो है पल्स रेट का। पल्स का जो पल्स रेट अलग है और पल्स प्रेशर अलग है। द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड पल्स रेट। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में जो डिफरेंस आता है उसको पल्स प्रेशर कहा जाता है। द नॉर्मल पल्स प्रेशर इज अबाउट 40 मिलीमीटर ऑफ Hg। जो नॉर्मल पल्स प्रेशर है वो 40 से अबाव होना चाहिए, 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से अबाव होना चाहिए। बट इट कैन बी हाई एज 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ड्यूरिंग एक्सरसाइज। यानी एक्सरसाइज में वो 100 से 100 से ऊपर चला जाता है। द टिपिकल ब्लड प्रेशर फॉर हेल्दी एडल्ट 120/80, पल्स प्रेशर इज 40। जो नॉर्मल एडल्ट में ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, सो 120/80 है, और जो नॉर्मल जो पल्स प्रेशर है वो 40 होता है। Because blood pressure is very considerable among the individual, it can important for nurse to know the specific line baseline of blood pressure। So blood pressure वेरी करता है, एक पर्सन से एक पर्सन में वेरी करता है, तो नर्स को अवेयर होना चाहिए ड्यूरिंग द चेकिंग ब्लड प्रेशर। सो टर्म्स रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या किसे कहते हैं? परसिस्टेंटली अबाउट द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। जब नॉर्मल से ब्लड प्रेशर ज्यादा हो, नॉर्मल प्रेशर से अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो तो उसको हाइपरटेंशन कहा जाता है। हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर इज लो द नॉर्मल। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज से लो है, कम है, तो उसको हाइपोटेंशन कहा जाता है, यानी बीपी का कम होना। हाइपरटेंशन बीपी का ज्यादा होना, हाइपोटेंशन बीपी का कम होना। Then we have orthostatic hypotension is the blood pressure that can decrease when the client in sit or stand। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन उसे कहा जाता है जब पेशेंट हमारे पास या तो बैठा हुआ है या तो उठने की वजह से या बैठने की वजह से उसका ब्लड प्रेशर कम होता है, उसको हाइपो या ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कहा जाता है। सो फैक्टर अफेक्टिंग द ब्लड प्रेशर। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एज, एज भी इफेक्ट करता है, एक्सरसाइज भी इफेक्ट करता है, स्ट्रेस वगैरह भी इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस, जो कोई बंदा स्ट्रेस लेता है तो उसमें अचानक से जो ब्लड प्रेशर वो ज्यादा होता है। एज भी होता है हमारे पास, समटाइम एज के साथ साथ ब्लड प्रेशर ज्यादा होता जाता है, क्योंकि वो एबिलिटीज नहीं रहता है कि आर्टरीज में, आर्टरीज जो है उनका एक्सपेंड और रिलैक्सेंस का एबिलिटी जो है वो कम होता जाता है, तो ये भी इफेक्ट करता है। उसके बाद रेस है, रेस भी इफेक्ट करता है। जेंडर है,
मोस्टली रिसर्च से पता चला है कि जो सेम एजेस के मेल और फीमेल्स होते हैं, मेल्स में थोड़ा ज्यादा वो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। तो जेंडर भी इफेक्ट करता है, सब मेडिकेशन भी इफेक्ट करते हैं, ओबेसिटी भी इफेक्ट करता है। डाइन्यूअल वेरिएशन, डाइन्यूअल वेरिएशन का मतलब दिन और रात। फॉर एग्जाम्पल किस तरह, अगर हम रात को हम सो जाते हैं तो बॉडी रेस्ट में होता है, बीपी इतना ज्यादा नहीं होता है, सो बीपी नॉर्मल रहता है एज कम्पेयर टू दिन के बाद जब हम काम करते हैं तो या वॉक करते हैं तब लिटिल बीपी थोड़ा बढ़ जाता है, ज्यादा तो नहीं होता है, लिटिल बिट थोड़ा वेरिएशन प्रेजेंट होता है, तो उसको कहते हैं कि डायनुअल वेरिएशन भी इफेक्ट करता है। देन वी हैव टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है, समटाइम टेम्परेचर की वजह से विंटर्स में अगर देखा जाए तो बीपी वो ज्यादा होने का वो चांसेस है। तो अगर एज कम्पेयर टू समर में देखें तो बीपी थोड़ा कम रहता है समर में, क्योंकि एक्सटेंड और जो डायलेट होते हैं वो समर में, जो आर्टरीज एक्सटेंड और डायलेट होते हैं वो इजीली होते हैं। देन सम कुछ मेडिकल कंडीशन होते हैं, अगर पर्सन में कुछ डिजीज है या उसका कोई सर्जरी वगैरह हुआ है, उस टाइम भी अप एंड डाउन हो सकता है बीपी। नेक्स्ट वी हैव ब्लड प्रेशर असेसमेंट साइट, यानी ब्लड प्रेशर हम कहाँ से चेक कर सकते हैं। द ब्लड प्रेशर इज यूजुअली असेस्ड इन द क्लाइंट्स अपर आर्म यूजिंग द ब्रेकियल आर्टरीज एंड स्टैंडर्ड स्टेथोस्कोप। यानी मोस्टली हम जो अपर आर्म है, जो आर्म है वहां से चेक करते हैं, जो आर्म पे जो ब्रेकियल आर्टरी है अपर आर्म पे वहां से हम चेक कर सकते हैं स्टेथोस्कोप का यूज करके। हमारे पास स्टेथोस्कोप में एयर पीस आ जाते हैं, फिर कह वगैरह आ जाते हैं स्टेथोस्कोप में, फिर बीपी से उसको यूज करके हम ब्लड प्रेशर को हम नॉर्मली जो नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर को हम चेक करते हैं, अपर आर्म से हम चेक कर सकते हैं। Assessing the blood pressure on the client thigh is indicated to these situations. समटाइम हम क्लाइंट के ताई से भी ब्लड प्रेशर को पेशेंट के ताई से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन वो किस कंडीशन में हम चेक कर सकते हैं। द ब्लड प्रेशर कैन नॉट बी मेजर आइदर द आर्म, फॉर एग्जाम्पल अगर आर्म में बर्न हो गया, जल गया है या किसी वजह से उसके आर्म में ट्रोमा, उसका आर्म जख्मी हो गए हैं, उस वक्त हम आर्म से चेक नहीं कर सकते हैं, हम उस वक्त टाई टाई से चेक कर सकते हैं। देन द ब्लड प्रेशर वन टाई, एक टाई को हम क्या करते हैं, एक टाई से हम चेक करके उसको दूसरी टाई से हम कंपेयर कर सकते हैं। सो ये था हमारे पास ब्लड प्रेशर असेसमेंट साइट। कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ब्लड प्रेशर असेसमेंट साइट्स, यानी हम किस किस टाइम हम ब्लड प्रेशर को स्पेसिफिक साइट से हम चेक नहीं कर सकते हैं। सो ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड ऑन पर्टिकुलर क्लाइंट्स लिम्स, हम लिम्स पे हम ब्लड प्रेशर को पर्टिकुलर हम मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल थाई से या अपर आर्म से। सो कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जिससे हम ये चेक नहीं करना चाहिए, फॉर एग्जांपल द शोल्डर, आर्म, द हैंड, द हिप, द नी, द एक्ल्स और इंजर्ड। समटाइम आर्म या हेड या हिप वगैरह जब जख्मी हो गए हों या उस पर जख्म या चोट आया है, उस वक्त हम नहीं कर सकते हैं। एंड द कॉस्ट और द बुल्की बैंडेजेस और द वन पार्ट ऑफ द लिम्ब, अगर हेवी बैंडेजेस लगे हैं, पट्टी वगैरह लगी हैं आर्म पे या ताई पे, तो उस वक्त भी हम ब्लड प्रेशर को चेक नहीं करेंगे उस साइड पे। द क्लाइंट हैड सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट और एक्सिला इन वेयर द लिम्स नोड, फॉर एग्जांपल समटाइम लिम्स का सर्जरी हुआ होता है, समटाइम जो छत्ती का सर्जरी हुआ होता है या एक्सिला में एक्सिलरी साइड पे या छत्ती का सर्जरी हुआ होता है, तो उस टाइम भी हम ब्लड प्रेशर को उस साइड से चेक नहीं करेंगे। Then the client has intravenous infusion or blood transfusion, sometimes intravenous infusion होता है या blood transfusion होता है, उस वक्त भी नहीं कर सकते हैं। The client has intravenous fistula for renal dialysis, sometimes intravenous fistula. So what is intravenous fistula? So this is the connection between arteries and vein. समटाइम रीनल डायलिसिस के लिए आर्टरीज और वेन में एक कनेक्शन किया जाता है, उस वक्त भी हम लेंस पे या ताई पे ब्लड प्रेशर चेक नहीं करेंगे। सो ये है कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ब्लड प्रेशर। सो हियर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, एक है सिस्टोलिक, एक है डायसिस्टोलिक। सो नॉर्मल जो है 120 है, सो जो डायसिस्टोलिक है वो 180 है, सो लेस देन 180 है। सो इस तरफ हाइपरटेंशन अगर 120 से हाइपर प्री हाइपरटेंशन, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 टू 139 हो और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 टू 89 हो, उसको प्री हाइपरटेंशन कहा जाता है। देन हाइपरटेंशन स्टेज 1, जिसमें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 140 से 159 में होता है और जो डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 टू 99 में होता है, तो उसको हाइपरटेंशन स्टेज 1 कहा जाता है। देन हाइपरटेंशन स्टेज 2,
यानी जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 160 से ज्यादा होता है, और जो डायसिस्टोलिक है वो 100 से ज्यादा होता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि हाइपरटेंशन स्टेज 2। So here is the diagram, different diagram of temperature, pulse and respiration, और उसके जो normal ranges में दिया गया है। So these are reference. Thank you for watching this video. If you like this video, please like and subscribe and watch. Thank you.